संडे स्पेशल हम तो पूछेंगे। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लगातार सुमित अवस्थी बना हुआ हूं। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन को सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है तमाम नतीजों के आधार पर। और अब हम रुझान नहीं, हम नतीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन के सामने जो आंकड़े हैं 243 के, वो उसमें रुझान और जीत दोनों शामिल हैं। वो 178 के आंकड़े पर पहुंच रही है। 58 पर एनडीए है और 7 पर अन्य। और ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस लालू नीतीश का गठबंधन, जो कि महागठबंधन के नाम से माना गया, जाना गया, ग्रैंड अलायंस के नाम से लिखा गया, उसको भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है। जीत के बाद लालू यादव ने भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के बारे में तस्दीक कर दी, पुष्टि कर दी। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये अलग बात है कि आरजेडी की सीटें जेडीयू के मुकाबले ज्यादा आई हैं। आरजेडी 80 पर है, जेडीयू 72 पर है। कुल मिलाकर एक ऐसा गठबंधन बना जिसको बिहार की जनता ने गले लगाया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी, जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित थी बिहार के नतीजों को लेकर, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। तो आज ये बड़ी बात शुरू हो गई है इस कार्यक्रम के दौरान, इस परिणाम के बाद, कि क्या एंटी बीजेपी फोर्सेस का चेहरा नीतीश कुमार होने वाले हैं। उस मोर्चे की अगुवाई नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, नीतीश जब कैंपेन में थे तो ममता बनर्जी उनको शुभकामनाएं भेज रही थी, अरविंद केजरीवाल उनको ट्वीट कर शुभकामनाएं दे रहे थे हर चरण के मतदान के पहले। आज जब परिणाम आता है तो यही लोग उनको बधाई देते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनको बधाई देते हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी बहुत आसानी से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ लेते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में हम तो पूछेंगे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन पहले आज क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, दोस्ती ने दिखाया दम, बाकी सब बेदम। ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग। हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहां कहां किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। मतदान से पहले सोचा भी नहीं था कि जनता की मेहरबानी इस कदर नीतीश लालू पर बरसेगी। नतीजे आए तो लालू की आरजेडी जेडीयू से भी आगे थी और सफलता को तरसती कांग्रेस तो आनंद में डूबी दिखाई दे रही थी। राहुल की मुस्कुराहट तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। बिहार की इस बड़ी जीत ने महागठबंधन के नेताओं के चेहरे पर सिर्फ चमक ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि बीजेपी से पस्त हुए उनके हौसलों में भी हवा भर दी है। उनके बयानों से एक बात साफ झलक रही है कि बिहार से उनके महागठबंधन का ब्रह्मास्त्र अब देशव्यापी रणनीति का हिस्सा भी बन सकता है। तो क्या बिहार के नतीजे बीजेपी के लिए चिंता का विषय हैं? फिलहाल हम तो पूछेंगे, क्या राष्ट्रीय राजनीति में गैर बीजेपी गोलबंदी के नायक नीतीश कुमार बनेंगे? तो उठाइए अपने फोन और हमको दीजिए जवाब। हमारा एसएमएस का सवाल आज का यही है कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में गैर बीजेपी गोलबंदी के नायक नीतीश कुमार बनने वाले हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #नीतीश रिटर्न्स के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़कर अपनी सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले मेहमानों से बातचीत कर रही, उसके पहले
मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे पूरे स्टीम्ड पैनल का जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये आंकड़े हैं, बिहार के एक तरफ दिवाली, एक तरफ सन्नाटा। महागठबंधन 80, 71 और 27, वहीं बीजेपी गठबंधन 53, 2, 1, 2। तो बीजेपी के सहयोगियों ने उसको धोखा दिया है। आगे बढ़ूं, मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त जयदीप कर्णिक हमारे साथ स्टूडियो में है, जो कि आईबीएन डिजिटल के एडिटर हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब बने हुए हैं। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। जीवीएल, स्वागत है आपका। केसी त्यागी जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, मुबारक हो। मैं आऊंगा आपके पास लाइव, आज तो आप मुस्कुरा सकते हैं। संजय झा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। संजय, आपको भी मुबारक हो, अच्छे दिन आपके भी आ गए। सैयद असीम वकार साहब मेरे साथ हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज पहली बार मेरे पैनल पर आए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर संजीव झा। संजीव, आपका भी स्वागत है। संजीव बिहार के प्रभारी भी हैं, और बिहार के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं? प्रभारी हैं। संजीव बिहार के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के। पहली बार मेरे शो में आप आए। संजीव, मैं आपके साथ सबके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सुप्रीमो माननीय अरविंद केजरीवाल से कुछ देर पहले मैंने एक बातचीत रिकॉर्ड की है, उसकी कुछ अंश दिखा देता हूं, और शायद आपको तो आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, आपके दी बॉस है। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ एक छोटी सी बातचीत हमने की थी कि, और इसी मुद्दे के आसपास, कि क्या गैर भाजपा राजनीति के चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में अब नीतीश कुमार होने वाले हैं। हमने यही पूछा कि इस बड़ी जीत पर दिल्ली सरकार खुद को, केंद्र सरकार की, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश के लिए आप खूब वोट मांग रहे थे, उनके लिए आप ट्वीट भी कर रहे थे, कई बार आपने उनकी गुजारिश भी की। अब आप इन नतीजों को किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली और बिहार के नतीजों ने यह दिखा दिया है कि देश की जनता पिछले 1 साल के अंदर ही मोदी जी से और उनके काम से और उनके काम करने के स्टाइल से कितनी ज्यादा नाराज है। यही मोदी जी और बीजेपी 1 साल पहले कितने ओवरवेलमिंग मैंडेट से जीते थे, देश के लिए कितनी तरक्की कर सकते थे, ये लोग कितना कुछ कर सकते थे। आई थिंक उन लोगों ने वो अवसर गंवा दिया है जी। और नीतीश जी के साथ लालू यादव भी थे, कांग्रेस की पार्टी भी थी, इनका पूरा महागठबंधन था। इसके बावजूद आपने इन दोनों के लिए ना बोल के नीतीश के साथ आपने नाता जोड़ा और उनके लिए वोट भी मांगे। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पे है, जहां पर करीब 1 साल के बाद चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है कि आप वो धुरी का काम कर सकते हैं कि मुलायम और मायावती को भी बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर ले आए? मेरी किसी पार्टी से, किसी इंडिविजुअल से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहां पे लोग इंडिविजुअल से और पार्टी से लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी मुद्दों की राजनीति है। अगर इस देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाई जाएगी, हम लड़ेंगे। और बिहार चुनाव में कई तरह के रिएक्शन हमने देखे। बदजबानी की बातें हुई, गाय का, गौमांस का जिक्र हुआ, पाकिस्तान के नाम की चर्चा हुई, इंटरनेशनल बनाने की कोशिश हुई इस बिहार के चुनावों को। बीजेपी की कहां गलती हो गई? जनता क्यों बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी आपकी नजर में? कम्युनल कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती है। कम्युनल कार्ड होता है, गलत होता है, गंदा होता है, हीन होता है। अगर आप लोगों को बांटने की कोशिश करोगे, उसकी लिमिट नहीं होती है। वो इतना भी खराब होता है और इतना भी खराब होता है। अगर आप इस देश के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये बिहार की जनता ने मैंडेट दिया और बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ ये बातचीत कुछ देर पहले रिकॉर्ड की गई थी। अरविंद केजरीवाल इसमें कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे बीजेपी को घेरने का। मैं अपने पैनल के पास आना चाहूंगा। जीवीएल, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी मिलकर एक ऐसी गोलबंदी कर रहे हैं बीजेपी को घेरने की, जो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन सकती है आगे जाकर? सुमित जी, आप बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस पत्रकार है। मैं उम्मीद कर रहा था आप यही सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे। क्या आप नीतीश जी के नेतृत्व को कबूल करेंगे? यदि कुछ पार्टियां उनके साथ खड़े रहेंगे तो क्या आपकी नेतृत्व को स्वीकारेंगे? मैं उम्मीद कर रहा था आप ये भी प्रश्न उनसे पूछते, क्योंकि इस डिबेट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता। क्योंकि मेरा कहना यह है, हर चुनाव में, आज शायद आपने पूछा भी होगा, मुझे पता नहीं,
इसके जवाब उन्होंने दिया नहीं दिया, क्या आपने पूछा था? संजीव झा बैठे हैं, वो जवाब देंगे, उनके स्पोक्स पर्सन। ये सवाल नहीं, क्योंकि मेरा मेरा ये मूल विषय ये है कि ये हर चुनाव के बाद एक नया प्रधानमंत्री उम्मीदवार खड़ा हो जाता है और मीडिया उनके पीछे लग जाती है, और ऐसे देखते जाएंगे तो ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हो जाएगी, जयललिता भी उसमें शामिल हो जाएगी। ऐसे इसकी कोई संख्या की कमी नहीं है। इस देश में तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां मोर्चा बनते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था अरविंद केजरीवाल से पूछने का। मुझे लगता है आपने ये मौका का आपने उपयोग शायद नहीं कर पाए। यही बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हर नेता अपने आप को देश भर के महान नेता समझ लेते हैं, और नीतीश कुमार जी और लालू जी के हाथ क्यों छोड़ा था मुलायम सिंह यादव जी ने इन चुनावों में? उनके जोड़ने से ओवरऑल परिणाम में बहुत अंतर नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। पर लेकिन एक संकेत तो जाता, क्या मुलायम सिंह यादव इनके साथ क्यों नहीं बन पाए? आपको लग रहा है उनके साथ आने के लिए आपको ये लग रहा है, मैं आपकी बातों का जो निचोड़ निकाल पा रहा हूं कि ये पार्टियां जो है ये बीजेपी के नाम पर एकजुट नहीं हो सकती हैं और किसी एक को अपना नेता नहीं मान सकती हैं। क्रक्स यही है आपकी बात का। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज आपका दिन है। नीतीश कुमार एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उभरे हैं और उनके पीछे लालू यादव ने भी सपोर्ट किया, अरविंद केजरीवाल भी खुशी मना रहे हैं, ममता बनर्जी भी बधाई दे रही हैं। तो क्या नीतीश कुमार वो चेहरा है, वो ताकत है जो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? अकाली दल के कई बड़े नेताओं ने और शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने जो एनडीए में हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझको भी और नीतीश कुमार जी को भी उनके जीतने पे बधाई भी दी है और उनके लिए शुभकामनाएं भी की हैं। तो ये चुनाव बहुत सारी असीम संभावनाओं के साथ है, और जब भी कोई जीतता है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा तिबारा गुजरात में जीते थे तो इन्हीं असीम संभावनाओं से भरे हुए थे। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, आसमान छू रहे थे, उनकी इतनी प्रसिद्धि थी। तो नरसिंह जी, ये तो सब जो बड़ी घटना होती है कोई छोटी घटना नहीं है। अब से 1.5 साल पहले बिहार में 40 में से 31 सीटें जीती थी और 175 सीटों पे बीजेपी आगे थी। बजाय इसके कि नीतीश जी ने ये किया, लालू जी ने ये किया। आज का दिन जैसे हमने आत्मविश्लेषण किया था, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्रों, पुराने मित्रों के लिए आत्मविश्लेषण का दिन है। जो अभी सुमित जी कह रहे थे, मेरी बात खत्म हो जाए जीवीएल जी, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात कह रहा हूं, कोई आपके नहीं बोल रहा हूं, कुछ कहता हूं। बोल ही पड़े आप आखिर। तो आप अपनी बात पूरी करिए त्यागी जी। पटना, ये जो चुनाव का वर्डिक्ट है, इसने बीजेपी को हराया नहीं है। इसने प्रधानमंत्री और उनकी पॉलिटिक्स के विरुद्ध अपना जनमत जो संग्रह हुआ था बिहार में, उस पर अपना वर्डिक्ट दिया है। क्योंकि बिहार में प्रधानमंत्री जी ने जितना इंटेंसिव कैंपेन किया, मुझको इंदिरा जी का, मुझको अटल जी का, मुझको कई बड़े नेताओं का पिछले 30-40 साल का मुझको याद नहीं है, और व्यक्तिगत इश्यू बना करके। और मैं माफी चाहता हूं अगर कोई अभद्र भाषा में नहीं इस्तेमाल करता हूं। कोई प्रधानमंत्री इस लेवल पे जाकर के अपने विरोधियों पर इल्जाम लगाएंगे, त्यागी जी, बीच में मैंने नहीं सुना। माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं मैं। एक बार तमाम पैनलिस्ट को शामिल कर लेता हूं, फिर उसके बाद दोबारा सबको मौका दूंगा। क्या मैं जानना चाहूंगा संजय झा को। संजय, क्या आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, कि एक ऐसा मोर्चा बन सकता है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो सकती है? क्या ये दूसरा मोर्चा हो सकता है, संजय झा? देखिए सुमित जी, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमने ये महागठबंधन ने बिहार में सफलता प्राप्त की है, इसके पीछे कुछ मूल्य सिद्धांत हैं कि जहां तक सामाजिक न्याय हो, इंक्लूसिव विकास हो, अंत में पिछड़े वर्ग के लोगों को सुरक्षा दी जाए, आरक्षण ही नहीं, जिस तरीके से हमारे दलित लोगों पर हमला होती है, मैं समझता हूं कि इन सब सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सोच बिल्कुल एक रहा है।
और यदि आप देखिएगा कि आज ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल जी, बाकी लोगों ने जिन्होंने भी आज जिन्होंने अपनी खुशी आज खुलेआम उन्होंने व्यक्त किया है, क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, सब लोग देश में यदि कोई नफरत की या नकारात्मक एक तरीके से राजनीतिक हो, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और जो देश में जो पार्टी जो बिल्कुल सत्ता में है, यदि वो लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करें या उनके भाषा में कुछ कट्टरपंथी शब्दों का इस्तेमाल हो, आपने देखा है महेश शर्मा हो, जनरल वीके सिंह हो, उन्होंने किस तरीके का मैं समझता हूँ कि गलत शब्दों का उपयोग किया है। मैं चाह रहा हूँ कि हम मुद्दे पर रहें। मैं बीच में टोक रहा हूँ। क्या कांग्रेस उस नेतृत्व को स्वीकार करेगी? किसी और की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनने को कांग्रेस मदद करेगी, जैसा आपने बिहार में किया? सुमित जी, नहीं देखिए सुमित जी, आप सारे देश की, आप राज्य का, आप एक तरीके से आप ढांचा को देखिएगा तो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ज्यादा तरीके से कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है। और कांग्रेस, मैं समझता हूं कि यदि जिस तरीके के अभी हालात हैं, जिस तरीके से एनडीए सरकार गलतियां कर रही है, उन्होंने गलत एक वातावरण अभी पैदा किया हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जरूर, हम जिम्मेदार हैं, हम उत्तरदायी हैं कि हम एक बहुत अच्छा विकल्प है और हम तो बहुत बड़ी चुनौती तो ये बात क्लियर हो गई डिबेट में कि एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ कांग्रेस, प्राथमिकता कांग्रेस की होगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जीवीएल में आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। सैयद असीम वकार, अब यूपी पे नजर है, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको चुनना पड़े, क्योंकि आपने बिहार में गलती की, नीतीश कुमार के नेतृत्व से आप बाहर निकले, अपने आप चुनाव लड़ा, और आपकी क्या स्थिति है बिहार में आज, उसको चर्चा का विषय ही नहीं है वो तो। और आज मेरे ख्याल से आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होंगे जो अफसोस कर रहे होंगे इन परिणामों के बाद, भारतीय जनता पार्टी की जो क्या अफसोस करने के बाद। क्या एक अगर विकल्प तैयार होता है राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की अगुवाई में, अब आप तैयार होंगे कि आप अभी भी नेताजी के साथ ही खड़े रहेंगे और नीतीश कुमार की ताकत को नहीं समझेंगे? वकार साहब, देखिए, पूरे हिंदुस्तान में या यूं कह लीजिए पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको लोगों ने इतनी जल्दी नकार दिया और इनकी कलई इतनी जल्दी उतर गई है कि शायद आज तक किसी की कलई इतनी तेज नहीं उतरी होगी। रही बात आपने भी बिहार की कही, देखिए हम लोगों ने इनसे गठबंधन, एक तरह से देखा जाए तो एक महागठबंधन माननीय नेताजी के जेर नजर बना था और माननीय नेताजी उसके अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार चला रही थी और माननीय नेताजी अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरह से नजरअंदाज करके और जिस तरह से बेइज्जती करके समाजवादी पार्टी को 3 सीटें दी गई थी बाद में, वो शायद मैं समझता हूं माननीय नेताजी ने बहुत ठीक फैसला लिया था कि राजनीति अलग है और अपनी इज्जत अलग है। दूसरी बात आपने अभी कही, तो इसका मतलब आप नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे? राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व को समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं कर पाएगी, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी के जो नेता माननीय नेताजी हैं, वो पूरे देश के एक ऐसे नेता हैं जो आज सबसे ज्यादा ताकत के साथ सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन देश के जो वो लोग हैं, नेताओं से बात करने के बाद जब मैं इस डिबेट का ये प्रश्न तैयार कर रहा था कि मैं किस टॉपिक पे इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, तो मुझे लग रहा था कि सब एक साथ हो जाएंगे और बीजेपी अलग पड़ जाएगी, लेकिन डिबेट को आप सब ने अपना अपना रुख बताकर बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। संजीव, आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल को तैयार है नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में? नहीं, देखिए इसको 2 तरह से देखते हैं। एक बड़ी मैंडेट के साथ केंद्र में सरकार बनी, दिल्ली में चुनाव हुआ, मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद 1.5 साल बाद बिहार में चुनाव हुआ, मुंह की खानी पड़ी। मेरा कहना है कि जिस तरह से मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार की 1.5 साल के कामकाज में को बिहार की जनता, देश की जनता नकार रही है। जिस तरह से दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई, सुनिए तो एक बार तो लगा मैं दिल्ली सरकार में आऊंगा, अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं, सुनिए ना संजीव, अरे मैं अरविंद केजरीवाल को 5 मिनट का फुटेज दे चुका हूं। सुनिए, अब मैं मुद्दे पे स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। क्या आप नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में एक तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पर, नेता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार है, हाँ या ना? मैं डिबेट ओपन कर देता हूं, मैंने बड़े-बड़े नेताओं को बिठा रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर प्रसंगीय ढांचा पर जब खतरा दिखता है तो सभी मुख्यमंत्री को एक होना चाहिए।
नेता कौन, एक नेता कौन उन मुख्यमंत्रियों का? कैप्टन होता है टीम का भाई, कोई कैप्टन होता है, तय करता है कि वन डाउन कौन आएगा और बॉलिंग को फर्स्ट कौन करेगा। देखिए आप, मुझे लगता है कि आप जिस प्रश्न को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए ना। आप जवाब नहीं देना चाह रहे। नहीं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। नहीं, मैं बिल्कुल आप वकार साहब की तरह स्पष्ट नहीं है, संजय झा की तरह स्पष्ट नहीं है, संजीव झा आप बचना चाह रहे हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि कोई एक अलायंस नहीं बनाने जा रहे, कोई नेता नहीं बनाना जा रहे, लेकिन हाँ संघीय ढांचा को बचाने के लिए सारे मुख्यमंत्री को एक होना चाहिए। इसको हमारी समस्या करते क्विक रिएक्शन जयदीप करने का आपका, तमाम बातें आपने सुनी। सुमित, बहुत दिलचस्प बहस चल रही है ये, और निश्चित तौर पर इससे आगे ये सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। दरअसल पूरी बात जो है, वो लड़ाई जो है वो अहम और राजनीतिक अस्तित्व की है। जब अहम से हम टकरा रहा है, जब लालू और नीतीश का अहम टकरा रहा था, वो सामने से लड़ रहे थे, लेकिन जहां राजनीतिक अस्तित्व की जमीन बचाने की बात आई तो उन्होंने झट नीतीश को नेता माना, उनके पीछे खड़े हो गए। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का अहम टकराएगा तो ये इतनी आसानी से एक दूसरे को नेता मानने को तैयार हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये दिलचस्प बहस है। और जो अलग अलग स्वर अभी हमने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से सुने हैं, तो उससे मैं यही कह सकता हूं कि ये राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। और कम से कम ये बहस पिछले आधे घंटे की ये राकेश सिन्हा को और जीवीएल नरसिम्हा राव को खुशी जरूर प्रदान कर रही होगी कि एकता अभी भी नहीं हो पा रही है। राकेश जी, देखिए मुझे जो बात लगती है कि नीतीश कुमार को कोई भी अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस को बहुत खुशी नहीं है इस मैंडेट से, और पहली बार मुझे लगा कि कांग्रेस को ये बताना पड़ता है कि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। जब किसी पार्टी को संजय झा को बताना पड़े कि हम अखिल भारतीय पार्टी हैं, तो उनके अस्तित्व पर सवाल है। एक जो मुझे इस मैंडेट से लगा कि लालू जी और नीतीश जी की जो राजनीतिक संस्कृतियां हैं उसमें थोड़ी भिन्नता दिखाई पड़ रही है, और उस भिन्नता का असर इस गठबंधन पर ना पड़े, ये ऐसी हम आशा करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि समाजवादी बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रहते जी। मैं समाजवादियों ने जो कुछ किया है तीसरे मोर्चे के नाम पर, हम सबके सामने में लौटता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ब्रेक के उस पास सीधी बहस और आपस में नोकझोंक सीधे देखिएगा, बने रहिए IBN 7 के साथ। क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में जो बीजेपी के खिलाफ गैर बीजेपी दलों का एक अगुवाई करने वाला चेहरा हो? सैकड़े का वो जेडीयू गठबंधन ने छुआ है। जाहिर तौर पर ये चीजें बीजेपी को और बीजेपी की लीडरशिप को परेशान करेंगी। लक्षण उधर कहते हैं ना, लक्षण बता रहे हैं कि आरजेडी का और बढ़ेगा, आरजेडी का और बढ़ेगा। IBN 7 पर बिहार चुनाव, सबसे तेज रुझान, सबसे पहले फैसले का ऐलान। रुझानों में महागठबंधन को बहुमत दिखाई दे दिया है। 124 सीटों पर महागठबंधन आगे हो चुका है। 243 में से 222 के रुझान हमारे पास है। लोगों को लग रहा है कि ये आंकड़ा जो फासला है हम दोनों के बीच में वो और बढ़ेगा, जो हम लोगों के एनालिसिस के हिसाब से। या महागठबंधन की बात करें तो रुझान साफ बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड प्लस यानी कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाते दिख रहे हैं। और यही आंकड़े बने रहे तो मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र में खुशी और गम ये जुड़वा भाई की तरह होते हैं और आते जाते रहते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड के विपरीत जाके दिखाया कि ये गठबंधन जीत रहा है। मैं देख रहा था, सारे चैनल दिखा रहे थे कि नहीं हम लोग आगे हैं, लेकिन आपने बहुत हिम्मत करके दिखाया था, उसके लिए बधाई आपको। सुमित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और बधाई दोनों करूंगा कि IBN 7 पहला ऐसा चैनल था जिसने ये इनिशियल ट्रेंड दिए थे कि जो महागठबंधन को है वो बहुमत की ओर दिखाई देता है। बाकी चैनल तो NDA की सरकार बनाने के लिए आखिरी समय तक लगे हुए थे। नाटकले, नहवाबाजी, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद आपका IBN 7 हौसला है। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं। सीधे तौर पर मेहमानों की जो बातचीत हमने छेड़ी है कि क्या नीतीश कुमार वो चेहरा है जो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चे की अगुवाई कर सकते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, आपने तमाम रिएक्शंस जो सुने उसके बाद तो चेहरे को, दिल को तसल्ली मिली होगी कि अब तक एकता नहीं बन पाई है। संजय झा कुछ बोल रहे हैं, संजीव झा कुछ बोल रहे हैं, वकार भाई कुछ बोल रहे हैं। जीवीएल सुमित जी, जिस तीसरे, चौथे, पांचवा, छठा मोर्चे की मैं बात कर रहा था वो सारे आपके स्टूडियो में अभी दिखाई दिए। ऐसा कौन सा नेता है जो किसी और को मानने के लिए तैयार है जी, और कंसीडर करने के लिए तैयार है? और आपके पैनल में वो पार्टियां नहीं हैं जो अपने बल पर चुनाव जीतते हैं।
उड़ीसा हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, ये दिस लिस्ट इज एंडलेस। तो इसलिए ये सब के सब महत्वाकांक्षी हैं और ये खराब बात नहीं है और किसी और को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में है दिल्ली में। दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीट है। आप उनसे बुलवा दीजिए, हम किसी और को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, नहीं कहेंगे, नहीं बोल पा रहे। तो इसलिए ये चुनाव के पहले संभव नहीं है, चुनाव के बाद भी संभव नहीं है। और जो नीतीश कुमार जी जो केवल 100 सीट लड़े हैं 243 में, ये लोकसभा में कितने लड़ेंगे इसी प्रोपोर्शन में देखिए। यदि स्वीप करेंगे कितने सीट जीतेंगे? 8 या 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, इसी प्रोपोर्शन में जीतेंगे। कुछ कहना चाहूंगा। जी संजय जी, मैं क्या आता हूं। 8-10 सीटों से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है? त्यागी जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। खोखलापन है। जीवीएल त्यागी जी ने आपने चुनौती दी है जेडीयू को, त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। त्यागी जी। मैं सुमित जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जी कि ये बहस आज के दिन ये बहस नहीं थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी उनको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके नेताओं से अगर ये आप कहलवाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं। और ना नीतीश कुमार जी ने अपनी दावेदारी पेश की है। मैं जीवीएल जी को बता दूं, हम इतनी छोटी पार्टी हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए आज की बहस ये थी कि क्या मोदी जी का जलवा, रुतबा और पॉलिटिक्स कमजोर हो रही है कि नहीं। जेडीयू ने तो नहीं क्लेम किया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, तो फिर उनके नाम पर जो बहस है ये कह करके पैनल को बांट करके ये मैसेज देना कि नहीं तो सारा मोर्चा बिखर गया। मैंने प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पर बात नहीं की है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं। त्यागी जी ये एक स्पेकुलेशन है, सबके सामने खुले में छोड़ दिया मैंने। त्यागी जी, मुझे लगता है कि जो सवाल यह है कि एक महागठबंधन बना तो महागठबंधन का तो कोई एक नेतृत्व होगा, नेतृत्वविहीन महागठबंधन नहीं होता है। तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में राहुल गांधी चलने के लिए तैयार हैं? ये सवाल अरविंद केजरीवाल तैयार हैं? त्यागी जी मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूं, गलत सवाल है। अरविंद केजरीवाल गलत सवाल है। अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, गलत क्यों है? सवाल गलत क्यों? ये बधाई सिर्फ आज तक की अलग बात है। देखिए, समाजवादी आपस में ही साथ नहीं रहते तो दूसरों के साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसा राकेश जी, समाजवादी एक दर्शन है और इतने मत इतराइए। 60 साल तक जो है आप लोग आप तो खैर बीजेपी में नहीं, आप तो जबरदस्ती बीजेपी की वकालत करते हैं। संजय तो क्यों बीजेपी? संजय झा बोल रहे हैं। संजय झा कुछ बोल रहे हैं। जी संजय। हाँ, नहीं, सुमित जी त्यागी जी के साथ मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है। अब आप देखिएगा नीतीश जी का शानदार और बेहतरीन तरीके से जिन्होंने बिहार में इतनी प्रगति लाई है। मैं बिहार का हूँ, मैं बहुत लोग मुझे कहते हैं कि बिहार में जिस तरह से नए नए रोड बने हैं, वहाँ पर बिजली आई है गांव में, शिक्षा में जिस तरीके से महिला वर्ग को उन्होंने बहुत तरीके से मदद किया है, इसीलिए बिहार में आज ये गठबंधन सफल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार जी इज अ प्रूवन लीडर, इसमें इनकी हैट्रिक हुई है। नहीं, एक मिनट सुमित जी मुझे बोलने दीजिए। उनका ये हैट्रिक, उन्होंने हैट्रिक उनकी जीत रही है। जेडीयू का तब या पहले से एक मिनट, क्योंकि बीजेपी सिन्हा जी 8 साल जेडीयू का गठबंधन था, तब भी ये विकास हो रहे थे। तो ये डिस्कवरी कब हुई आपकी? नहीं सिन्हा जी लेकिन देखिए मुद्दे पर आइए। आपको इस बात का चिंता होना चाहिए क्योंकि आप और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन यदि आज आपकी पार्टी ने इस गठबंधन की सफलता पर उन्होंने तालियां दी है, वाहवाही की है, तो ये आपको चिंता करनी चाहिए क्योंकि आपका जो ये सांप्रदायिक, आपका जो एक नकारात्मक राजनीति हो रहा है, उसके विरुद्ध सब राजनीतिक दल हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में लिखा है। आप लोग आरएसएस हिंदू राष्ट्र है और आप लोग बीजेपी को, आप लोग नरेंद्र मोदी को कठपुतली बना लिए हैं। एक मिनट, भारत को प्रधानमंत्री चाहिए सिन्हा जी, भारत को प्रधानमंत्री चाहिए, भारत को कठपुतली नहीं चाहिए। भारत को कठपुतली नहीं चाहिए, भारत को एक ऐसा शख्स चाहिए जिसमें क्षमता हो कि भारत में सामाजिक न्याय हो, भारत में पिछले वर्ग को सहायता दी जाए। देखिए इस पर हर राजनीतिक दल एक तरफ है। अशोक सिन्हा है मेरे साथ। आरजेडी आज की मैन ऑफ द मैच है भाई, आरजेडी का दिन है आज का।
अशोक सिन्हा साहब मेरे साथ हैं इस वक्त। अशोक सिन्हा साहब, सीधा सवाल इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, लालू यादव ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया, राबड़ी देवी ने मान लिया, मीसा ने मान लिया, सबने मान लिया। राष्ट्रीय राजनीति में अगर नीतीश कुमार एक विकल्प बनते हैं तब भी लालू यादव ऐसे ही मदद करेंगे, ऐसे ही पीछे खड़े रहेंगे? अशोक सिन्हा। सुमित जी, ये वास्तव में मैं एग्री करता हूं त्यागी जी से, ये एक फिक्टिशियस क्वेश्चन है। प्रश्न ये होना चाहिए, क्या मोदी के, नरेंद्र मोदी जी के इनविंसिबिलिटी के अगेंस्ट कोई ये तो दिख गया ना, ये सवाल का जवाब तो जनता ने दे दिया नहीं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नाम का जो जादू था वो बिहार में नहीं चला, ये तो दिख गया। ये सवाल तो पीछे छूट गया, अब तो आगे की बात होनी तो चाहिए ना। अभी सुमित अब जी, हमारा सवाल पूछने का अधिकार भी अगर आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? अभी बोलिए सिन्हा साहब। अभी माइक्रो लेवल पे ये सक्सीड कर गया, और ये है कि नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ने में अपने राष्ट्रीय स्वरूप को भूलकर ये भूल जाते हैं कि वो कंट्री के लीडर हैं, वो एक प्रधानमंत्री हैं, वो एक क्षेत्रीय नेताओं की तरह अटैक करने लगते हैं, और वहीं पे हम लोग उनको ओवर पावर कर लेते हैं। ठीक वो है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं लड़ पाते हैं। एक रिएक्शन, ये उनका वीकनेस। एक रिएक्शन यादव साहब, विजय यादव साहब, मैं आपको लेना चाहूंगा। जीवीएल में आता हूं। विजय यादव, अब भी आपकी पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी इन परिणामों के बाद, और नीतीश कुमार के खिलाफ रहेगी जब आप महज 2 सीट पर सिमट गए? विजय यादव। सुमित जी, मैं सबसे पहले आपको चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बिहार के जनता को भी धन्यवाद देता हूं जो बिहार में मैंडेट महागठबंधन को दिया है। महागठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, लालू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले जो इतना उछल रहे हैं, आपको सोचना होगा सुमित जी कि सोना के संसर्ग में शीशा भी अपना मार्केट मनी प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत यहाँ बिहार में मिल गया है। कांग्रेस को ज्यादा उछलने का चीज नहीं है। आज हमारे अशोक भाई जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी में प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था। ये बिहार की जनता भले ही मैंडेट नहीं दिया हो एनडीए को, लेकिन बिहार की जनता आज तक ले अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्री को तक नहीं देखा था, लेकिन आज स्वेच्छा से अपने प्रधानमंत्री को देखा, उनका भाषण सुना। आप कांग्रेस के लोग जो सेंट्रल में सरकार थी, यादव जी, आपको रोकना चाहूंगा। यादव जी, चुनावी तकरीर का वक्त निकल गया, अगला चुनाव आने में 4 महीने बाकी है। मिलेंगे हम लोग केरल में जब चुनाव होंगे, वहां पे इस बारे में। तब आपकी पार्टी अब कितने दिन तक रहेगी, इस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। जो लोग 2 जीते वो 2 आपके साथ रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे? जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जीवीएल नरसिम्हा राव कुछ बोलना चाह रहे थे? यस सुमित जी, ये जो गठबंधन, इसका जो जीत का मुख्य विषय है, जो इसका आंकलन आपने नहीं किया था, बट लेकिन मैं करना चाहूंगा, ये एक्चुअली नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं था। नीतीश कुमार जी की छवि अच्छी है, बट लेकिन ये जीत का ज्यादा श्रेय मैं नीतीश कुमार जी को कम और लालू प्रसाद जी को ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि ये जातिगत जो मिराकिल है, ये जातिगत जो चमत्कार है, यही ज्यादा काम किया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जो 100 सीट ने सबसे ज्यादा, नहीं देखिए, सबसे ज्यादा इजाफा किसके संख्या में हुआ है? 25 से लेकर 80 सीट पर आरजेडी की संख्या बढ़ गई और जेडीयू की संख्या 45 घट गई है। केसी त्यागी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी छवि अच्छी है, मुझे कोई कहने में दिक्कत नहीं है, बट लेकिन ये कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक का एक काम किया है, गवर्नेंस का काम नहीं है ये। जीवीएल जी, आप हमारे घर में झांकने के बाद ये देखो, जब नीतीश कुमार के साथ थे आपकी 98 सीटें थी, आज फिर आप वहीं आ गए जब नीतीश कुमार से मिलने से पहले थे। 2004 में आपकी यही हालत थी, 51 सीट थी, और आज नीतीश कुमार से अलग होकर फिर आप 51 पे आ गए। तो आप ये बजाय हमारे घर में झांकने के लालू जी का क्या हुआ, नीतीश जी का, लालू जी भी हमारे, कांग्रेस भी हमारी, तो हमारे बीच में मत झांकिए। आपकी क्या स्थिति होगी, आपके सहयोगी पार्टी की क्या स्थिति होगी, हमारा हार हुआ है माइक्रोस्कोप से।
वो तो हमारा हार आप हुआ है, क्यों झांक हम रहे इस हैं? बात को स्वीकारते तो हैं। लालू जी हमारे और हैं। लेकिन लेकिन जी लालू जी देखिए, हमारे एक हैं। ही गठबंधन लालू जी में, बेगाने नहीं है। एक ही गठबंधन में लालू जी एक का हमारे सीट हैं। 55 सीट कांग्रेस बढ़ते पार्टी हैं, हमारी है। दूसरे का सीट 45 घटते हैं। क्या अपने आप में एक स्टोरी नहीं है इसमें? अशोक जी, ये स्टोरी आप ढूंढते रहिए। राव साहब इतना अहंकार और लालू घमंड जी ठीक भी नहीं हमारे है। हैं। संजय आप एक मिनट अपने घर को ठीक कीजिए ना आप। बिल्कुल। और राव अशोक साहब अपने घर को ठीक कीजिए, अपने घर का जो है ना, अपना घर में वो जो तो भी हमारी साफ विश्लेषण हम सुथरा करेंगे। रखना है, मैं आपको सफाई इस करना है, गठबंधन कीजिए। का जो अशोक इतना सिन्हा- अहंकार और घमंड उसके ठीक पीछे नहीं जो है। कहानी अशोक है, आज सिन्हा- चुनाव वो मैं हारे आपको बता रहा हैं, हूं। कम से लालू कम यादव थोड़ा की तो पार्टी ग्रेस अगर और जीती डिसेंसी है तो दिखाइए। बीजेपी के मुताबिक वो जातिगत समीकरणों की वजह से जीती है, और कोई वजह नहीं थी लालू यादव को इतनी बड़ी सफलता के पीछे। ये सुमित, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है बीजेपी को बहुत ज्यादा। जब तक वो रियल रीजन नहीं जानेगा, कॉज नहीं जानेगा, लेकिन जो तब तक अपने आंकड़े को सामने वो हैं। सोच ही नहीं सकता। अभी तक वो एनालाइज नहीं कर पाए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विकास, जो डेवलपमेंट नाम लेते थे, वो एक रेटोरिक की तरह था। उन्होंने एकदम वेग था, जनता कंफ्यूज थी ये किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं। ये हमारी एक लच्छेदार वोट भाषा में ये वृद्धि हुई विकास है। बोलते हैं, हम पिछले मगर चुनाव जितने की बार तुलना वो में विकास हमारी नाम वोट लिए, 10% वो सारा बढ़ी है। विकास जो है वो नरेंद्र वोट किसकी वो जीती है? नीतीश ये कुमार देखिए। जी के क्रेडिट में चला गया। अरे तो राव हमारी साहब, इसीलिए आप बीजेपी लोकप्रियता को बड़ी है। जस्ट वेट और आप उसी में कूद रहे हैं। लेकिन सुमित जी, ये 171 संजय जी, से इंडिया मैं आगे आता थी हूं। 2014 अशोक जी में। बात पूरी कर रहे हैं, संजय जी में आ रहा हूं। बहुत बार डिस्क्राइब किया है आपने क्यों है आप में कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक ब्रेगन अपर कास्ट की राजनीति करती है। तो अगर कहीं कास्ट मोबिलाइजेशन की बात है, कास्ट कंसोलिडेशन की बात है, तो वो बीजेपी की तरफ है। तो अशोक सिन्हा आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि आप अपर कास्ट को छोड़ के बाकी राजनीति आप करते हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव के उस फॉर्मूले को आप मानते हैं, इसलिए आप जीत रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो एक कास्ट के साथ है, दूसरे के साथ आप हो जाते हैं। नहीं, मैं वहां आ रहा हूं। पे आपने जीता है। नहीं, आप खुद मान रहे हैं कार्ड खेला आपने। मैं वहां आ रहा हूं जहां ये रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी संजय बात झा। को देखा, उसी बात को देखकर भागवत जी के वक्तव्य सुमित को जी। यहाँ के जो अशोक पिछड़े सिन्हा, वर्ग के बस हो लोग गया। थे, संजय झा कुछ बोल रहे हैं। संजय झा सुमित जी, सबको मौका दे। मुझे इस बात को, ये बहुत ही हास्य योग्य है कि जातिवादी को लेके अभी राव साहब हमको भाषण दें, जबकि इनके अमित शाह जी ये इस बात को समझ नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं या ईबीसी हैं। तो जब इनके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री अपने भाषण में उन्होंने खुलेआम जिस तरीके से कहा कि एक वर्ग से वोट दूसरे वर्ग को दिया जाएगा, जब आप लोग इस स्तर पर गिर गए और ये देश के नंबर 1 सीईओ समझे जाते, पॉलिटिकल सीईओ का ये हाल है, तब आप भाषण न दें। मैं सुमित जी समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अहंकार और घमंड है कि आज के दिन भी वो अभी हमें ही कुछ सलाह दे रहे हैं। जनादेश अहंकार है, घमंड है, कम से कम सुना कीजिए और समझिए। संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जवाब दीजिए संजय की बात। सुमित जी, मैं केवल एक आंकड़ों की, आज की नतीजों की मैं विश्लेषण कर रहा हूं। इसमें कहां गलती है आप मुझे बताइए। एक गठबंधन जीती है, बहुत बड़ी संख्या से जीती है, दूसरा हमारी गठबंधन हार हारी हुई, है। बड़ी हार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीतने वाली गठबंधन में एक पार्टी को 55 सीटों का इजाफा हुआ और उतने ही सीट लड़ने वाली दूसरे पार्टी का 45 सीट का घाटा हुआ। क्या एक स्टोरी नहीं कहती है? क्या एक पार्टी का इजाफा होना, दूसरा का सीट घटना, क्या ये एक स्टोरी नहीं बताती है? हमारी आप संख्या, स्टोरी ढूंढ हमारी रहे हैं, वोट त्यागी जी और वागी के 10% बढ़ी है। साथी जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। वकार साहब, क्या आपको पार्टी लगता है 100 सीट पे लड़े थे, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वकार साहब, राव साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संजय जी, एक मिनट। यदि कोई पार्टी वकार 100 साहब, सीट मोहम्मद वकार यदि साहब, कोई आपको पार्टी बताऊंगा। 100 सीट पे लड़े क्या तो ये 115 सीट के आप साथ भी बीजेपी की इस फिलॉसफी को मानेंगे कि लालू यादव तो 55 बढ़ गए, नीतीश कुमार 45 घट गए? इन चुनावों का एनालिसिस वकार, मोहम्मद वकार। नहीं, देखिए, मैं सुमित भाई फिर आपसे एक बात कह दूं कि आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को, लालू जी को
इस जीत के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन कौन घट गया कौन बढ़ गया इस पर ना सोचकर ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिर पड़ी। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी गंदी ज़हनियत और गंदी सोच जो इन्हीं ने चुनाव में दिखाई कि इनके अध्यक्ष जी मंच पर खड़े होकर ये इस तरह से वोट मांग रहे थे कि अगर हम लोग हार गए तो सबसे ज्यादा पटाखे आप इस प्रकार का ज्यादा पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे। मुझे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल पर दिखाइए कि पटाखे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में छूट रहे हैं या पाकिस्तान के अलावा बिहार में छूट रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की सभी सेकुलर ताकतें आज पटाखे छुटा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह के बल पटक दिया है। लेकिन बीजेपी को जो भी हुआ जैसे भी हुआ वो तो सामने है, इसमें समाजवादी पार्टी क्यों प्रफुल्लित हो रही है? आपने तो महागठबंधन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सिर्फ अहम के लिए आप पहली रैली में पहुंच जाते हैं शिवपाल सिंह यादव, उसके बाद गठबंधन तोड़ देते हैं। अटकलें यहां तक पड़ी मैंने अखबारों में कि कुछ अंडरस्टैंडिंग थी आपकी बीजेपी के साथ, तभी आप लोग नीतीश कुमार से अलग हो गए। जवाब दीजिए इस बात का। देखिए अखबारों की बात पे मैं नहीं जाता। अखबार और चाणक्य और नीलसन तो सब भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, तो क्या आप उसको भी मान लेंगे? मैं इसको साफ कर दूं कि समाजवादी पार्टी से पहले भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ी है और जहां भी लड़ी है हम राजनीतिक पार्टी पहले की बात नहीं हो रही है, अभी आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी एक सोच है, अपनी मानसिकता है कि जहां पर हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं हमारी कोशिश होती है हम भारतीय जनता पार्टी को खुद हराएं। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आता है कि हमें लगता है और आज आपको झटका मिल गया, इस मामले में पीछे रह जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि संजीव कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजीव, भारतीय जनता पार्टी ही पस्त हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन साहब बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बात सही अपने आप को आकलन कर लें, वरना कल फिर धोखा खाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है। बिहार की जनता ने आपको जो 1.5 साल पहले मैंडेट दिया था उसके खिलाफ बिहार की जनता ने आपको वोट किया है। बिहार की जनता घृणा की राजनीति पसंद नहीं करती, इंटॉलरेंस की राजनीति पसंद नहीं करती। एक सुझाव है आपको राव साहब कि आप अपने प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए कि विदेश का दौरा कम कर दें और जो वादा जनता से किया था उस पे काम करें। अगर उस पे काम करेंगे तो बेहतर बात कर पाएंगे, नहीं तो दिल्ली से शुरुआत हुई थी, बिहार में सबक है, पूरे देश में पूरे देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसीलिए ये माननीय प्रधानमंत्री या तो विदेश में होते हैं या किसी राजनीतिक मंच पे कोई पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस कारण आपको जनता ने प्रधानमंत्री जो थे देखिए मनमोहन सिंह जी, वो जितनी बार विदेश गया लगभग उतनी बार ये प्रधानमंत्री नहीं आपके पास सही आपके पास सही डेटा नहीं है। इन 1.5 साल में जितना इनका दौरा हुआ पिछले प्रधानमंत्री का पूरे 5 साल में पूरे 5 साल में दौरा नहीं हुआ था। नहीं, मेरा ये कहना वो भी करें, पर मेरा ये कहना है कि विकास के वायदों के साथ आए, बाद में आप जुमला कहते हैं। जो वादा जनता से किया उसको पूरा आपने नहीं किया। आप इस चुनाव में 25 रैली प्रधानमंत्री जाकर करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो विकास की बात प्रधानमंत्री रैली नहीं करते तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तेमाल नहीं करें पर विकास जिस वादों के साथ आए थे पहले उस पर तो काम तो करें। उसके बजाय आप घृणा की राजनीति करते हैं, इंटॉलरेंस की राजनीति करते हैं। इसलिए ठीक से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लें। अगर नहीं करेंगे जवाब दीजिए, फिर आपको जवाब दीजिए। देखिए थोड़ा यही सीख अपने नेता को देते केजरीवाल को, थोड़ा इनकी स्थिति बेहतर होती दिल्ली में। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत के साथ है, प्रधानमंत्री कोई गैर पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता है, इसलिए वो हमारे लिए कैंपेन करेंगे। ये मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप वहां मनमोहन सिंह जी का कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। जिस विकास के वायदों के साथ आए थे पहले प्रचार करेंगे, हर राज्य में करेंगे। और वो तो अभी विदेश यात्रा में जा ही रहे हैं। चुनाव में प्रचार करना क्या आपको गलत बात लगता है? नरेंद्र मोदी जी में इतना ना क्षमता है, ना हुनर है, ना ज्ञान है। वो नरेंद्र मोदी जी आपकी क्षमता, आपकी क्षमता है, पूरे देश जानता है। मैं पहली बार राहुल गांधी वक्त खत्म हो रहा है, राहुल गांधी जी को बाहर रखा गया कैंपेन से। पहली बार सच बात बोल रहे हैं और इस पैनल पे न्यूट्रल आवाज है मेरे साथी है जयदीप कर्णिक। लास्ट कमेंट में आपका जयदीप यहाँ पर इस डिबेट को वाइंड अप करने के पहले
नीतीश कुमार के पीछे लामबंद होते राष्ट्रीय राजनीति में तमाम दल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस 1 घंटे की चर्चा में बात साफ हो जाती है। लेकिन बीजेपी को अगर हराना हुआ तो एक हो सकते हैं। क्या यह बात बीजेपी के लिए चिंता की विषय है? निश्चित तौर पर यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता की वो लकीरें दिखाई भी दे रही है। लेकिन सुमित, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जहां पर सारी की सारी राजनीतिक चर्चा जो है कांग्रेस के विरोध के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं पर अब ये सारी की सारी राजनीतिक चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के विरोध के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लामबंद हो रही हैं। और निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव के नतीजों की जमीन पर अब इस विमर्श को और मजबूत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अपने अपने तीर सब लोग चलाएं। जैसे अब मुझे लगता है कि जिस तरह गौमांस और ये दूसरे मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए था चुनाव में, उसी तरह विदेश यात्राएं और इस तरह के दूसरे हल्के मुद्दों को उठाने की बजाय ठोस मुद्दों पर इस देश में अगर राजनीतिक विमर्श आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है हम ज्यादा मजबूत जमीन पर खड़े होंगे। और शायद यही बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की राष्ट्रीय राजनीति के साथ कि जब किसी को हराना होता है सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब किसी एक को चुनना होता है तो बिखराव आ जाता है। और इसीलिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे कि जीवीएल बोल रहे थे, वो मोर्चे की हालत हो जाती है। शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट का अपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस कार्यक्रम में। और अब बारी है हमारे SMS पोल के नतीजों की। हमारा सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में गैर बीजेपी गोलबंदी के नायक नीतीश कुमार बनेंगे? हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 70% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं। IBN 7 का बहुत बड़ा दर्शक ये कहता है कि नीतीश कुमार बनेंगे, बशर्ते कि वो मुलायम सिंह को, अरविंद केजरीवाल को, संजय झा जैसे नेताओं को पसंद हो। 30% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और मुद्दे के जरिए बिहार की राजनीति का और एनालिसिस करेंगे कि क्या लालू 80 सीटों के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी RJD, वो अब समर्थन की कीमत मांगेगी और वो कीमत क्या हो सकती है।